दोस्तों, द हाकर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज द हाकर की टीम को एक ऐसे विद्यालय का पता चला है जहां सामान्य शिक्षा के साथ साथ प्राचीन विद्याओं की शिक्षा भी, संस्कृति की, सभ्यता की शिक्षा भी दी जाती है, प्राचीन युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी जाती है, योग आसनों की भी शिक्षा दी जाती है और जो एक संपूर्ण आवासीय गुरुकुल है, ऐसे एक विद्यालय का पता चला है। आइए आपको ले चलते हैं उस विद्यालय की ओर और आपको दिखाते हैं कि क्या है उस विद्यालय में खास और कैसे है वह विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग। द हॉकर की टीम पहुंच चुकी है आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी के प्रवेश द्वार पर। आइए देखते हैं क्या है खासियत इस वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में स्थित जिला मुख्यालय महासमुंद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 353 पर प्रकृति की इस सुरम्य छटा के साथ स्थित है। क्या है इस गुरुकुल की खासियत, आइए जानते हैं यहाँ के संचालकों से। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हाकर न्यूज नेटवर्क में। मैं भी आप सभी को बधाई देना चाहता हूं द हाकर न्यूज चैनल के माध्यम से जितने दर्शक दीर्घा जुड़े हुए हैं। यह गुरुकुल जो परंपरागत प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संचालित है। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही जब विश्व के कोई भी देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा था, उस समय भारत देश 36,000 गुरुकुलों के माध्यम से न जाने कितने बच्चों को तैयार कर रहा था। इसलिए दशमलव का आविष्कार हो, चाहे शून्य का आविष्कार हो, चाहे हम देख सकते हैं वायुयान का आविष्कार हो, इस देश में ही हुआ करता था। तो इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए इस गुरुकुल की स्थापना की गई। 2004 में पूज्य स्वामी रामदेव जी और चौधरी मित्रसेन आर्य की प्रेरणा से स्वामी धर्मानंद जी महाराज के माध्यम से इस गुरुकुल की स्थापना 4 दिसंबर 2004 को किया गया। तो गुरुजी, क्या उद्देश्य है गुरुकुल की स्थापना में और क्या है इस गुरुकुल की विशेषता जिसके कारण इसकी चर्चा छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में हो रही है? इस गुरुकुल की सबसे पहली विशेषता तो ये बताऊं कि यहाँ पर बच्चे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेद और वेद के संबंधित जितने धर्म ग्रंथ हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। प्रातः 4 बजे से इनकी दिनचर्या प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे इत्यादि उषाकालीन मंत्रों से होती है और सायंकालीन शिव संकल्प सुक्त, जिसको हम लोग तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों के माध्यम से इनकी दिनचर्या समाप्त होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जब बच्चे विद्या अध्ययन करने आते हैं तब हम उनको विधिवत उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार के माध्यम से इनको दीक्षा देते हैं। उसके बाद इनको वैदिक शास्त्रों के साथ आधुनिक विषयों का अध्ययन कराते हैं। तो आचार्य जी, गुरुकुल दर्शन में कहाँ से शुरुआत करें ये आप बताएंगे? मैं तो गुरुकुल दर्शन में सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि जैसे शास्त्र बोलता है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहाँ शस्त्र का अभ्यास होता है वहीं से शास्त्र प्रारंभ होता है। तो चलिए हम पहले शस्त्र विद्या की ओर चलें, उसके बाद हम आपको वेद विद्या की ओर भी ले चलेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं पहले शास्त्रों का संरक्षण देने वाले शस्त्र विद्या की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे शास्त्र की रक्षा के लिए सबसे पहले शस्त्र की शिक्षा ले रहे हैं और इनके द्वारा तलवारबाजी का अभ्यास किया जा रहा है। आप देख पाएंगे इनमें से कुछ बच्चे आपको भारत के उन राज्यों के भी दिखाई देंगे जिन्हें 7 बहनों का प्रदेश, सप्तभगन्या प्रदेश कहा जाता है। उनमें से कुछ बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो आइए बात करते हैं इन तलवारबाजों से, इन वीर रणबांकुरों से जो शास्त्र के साथ साथ यहाँ शस्त्र की भी शिक्षा ले रहे हैं। मेरा नाम कमलेश आर्या और घर का नाम किलीलुंग है, इंडिया में। कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। कब से यहाँ अध्ययनरत हैं? मुझे यहाँ
7 साल हो रहा है। हाँ, कौन सी कक्षा में है और क्या क्या यहाँ सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? मैं अभी 12वीं में पढ़ता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ योगा आदि व्यायाम शिक्षा आदि सिखाता है। किन किन शस्त्रों की शिक्षा यहाँ दी जाती है? भाला का भी दिया जाता है, मालगम और धनुष का भी और तलवार का भी। अच्छा, शस्त्र जो आप लोगों ने धारण कर रखे हैं, देख सकते हैं ये कोई खिलौना नहीं है, यह तलवार है। और इसी से चाहे वह राजस्थान की भूमि हो, चाहे छत्तीसगढ़ की भूमि रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की भूमि रही हो, चाहे किसी भी प्रांत की भूमि रही हो, यही एक प्राचीन हथियार रहा है जिससे बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे। उसी युद्ध कौशल का वो अभ्यास ये बच्चे कर रहे थे। नाम अनिल नारिया है, घर का नाम है कि इलू अम्बोपा में। जी, आप कहाँ से हैं? मैं नागालैंड से आया हूँ। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो विद्यार्थी है वह नागालैंड से आया है। तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। अंग्रेजी तो मैं बचपन से ही हिंदी पढ़ते आया हूँ। बचपन से ये हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं और ये गुरुकुल में आने के बाद कितने साल हो गए यहाँ? मेरे को यहाँ पढ़ते हुए 6 साल हुए हैं। तो यहाँ कौन से माध्यम में आप पढ़ते हैं? मैं हिंदी संस्कृत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चा जो है नागालैंड से है, क्षेत्र से एक विद्यार्थी आता है छत्तीसगढ़, और यहाँ आकर यहाँ शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ले रहा है। तो धन्य है ऐसा गुरुकुल। आइए देखते हैं गुरुकुल की और कुछ विशेषताएं। यह तो आप लोगों ने तलवारबाजी देखी, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इस गुरुकुल का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक विद्यार्थी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है और योग के विभिन्न आसनों के साथ वह विद्यार्थी धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए, और उन्हीं का एक सहपाठी उनकी सहायता करते हुए, एक पतला सा डंडा है ये, देखिए एक पतला सा डंडा जिसपे वह गुरुकुल का विद्यार्थी अपना अचूक निशाना दिखा रहा है। मतलब इतना लक्ष्य देखिए आप, है ना। धनुषबाजी जो तीरंदाजी या शूटिंग होती है, उसका लक्ष्य जो है बड़ा सा गोल पॉइंट रहता है, उस पर तीरंदाजी या निशानेबाजी की जाती है। लेकिन यहाँ गुरुकुल के विद्यार्थियों, यहाँ कुछ ऐसे द्रोणाचार्य भी होंगे जो ऐसे अर्जुन पैदा कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन तैयार कर रहे हैं जो विभिन्न आसनों के साथ एक बहुत बारीक से लक्ष्य पे अपना निशाना साध रहा है। तो आइए देखते हैं ये अपने लक्ष्य पे कितना निशाना साध पाते हैं और किन किन आसनों के साथ अपने लक्ष्य पे निशाना साधते हैं। सच में ऐसे अर्जुन ही ना कहा जाए। यहाँ सबको शिक्षा मिलती है, एकवाद की शिक्षा नहीं है, सबको शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि गुरुकुल का ध्येय वाक्य है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो यह बालक विभिन्न आसनों के साथ, देखिए अब यह बालक उल्टा लेटकर अपना लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। देख पाएंगे कि बच्चा, यह विद्यार्थी अपना लक्ष्य साध पाता है या नहीं। और इसने अपना लक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से साधा। तो धन्य है ऐसे विद्यार्थी और धन्य है ऐसे गुरु जो ऐसे होनहारों को देश के लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन नीचे जल में देखकर ऊपर मछली की आंख को निशाना बनाता है। तो उसी प्रयोग को एक छोटे रूप में यह बालक करते हुए आप देख पा रहे हैं। यह बालक दर्पण में देख रहा है, देख पाइए, ये बालक दर्पण में देख रहा है और अपना लक्ष्य भेद करेगा। दर्पण में देखते हुए अभ्यास और प्रयास सच में व्यक्ति को बहुत ऊपर तक ले जाता है। और इस बालक ने अपना लक्ष्य भेद किया
दर्पण में देखते हुए, हम सीधा देख के भी नहीं चला सकते और यह बालक दर्पण में देखते हुए अपना लक्ष्य भेद रहा है। देखिए बालक दर्पण में देख रहा है, आप जूम करके दिखा सकते हैं। कहाँ गया हमारा तीर? और यह बालक ये इस दर्पण में देखकर इस विद्यार्थी ने अपना लक्ष्य साधा। तो धन्य है ऐसे विद्यार्थी और धन्य है इनके गुरु जो ऐसे विद्यार्थियों को, होनहारों को तैयार कर रहे हैं। शस्त्रों के साथ साथ शास्त्र रक्षा के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए भी व्यायाम, योगासन इत्यादि आवश्यक है। तो यहाँ पर इस गुरुकुल के कुछ बच्चे योग आदि का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं उनके योगाभ्यासों को। विभिन्न आसनों का निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ट्राई करके देख सकते हैं आप लोग भी आकर यहाँ। हाथ नहीं मुड़ता, ये सब मुड़ रहे हैं अपने शरीर का। क्या कर रहे हैं ये बच्चे? कौन सा व्यायाम है, क्या कर रहे हैं बच्चे? नमस्ते जी, आचार्य पंचानन जी बोल रहा हूँ मैं। और ये बच्चे जो है योगासन के माध्यम से स्तूप बना रहे हैं। जैसे मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिरों में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर भी कई प्रकार के मूर्तियाँ देखेंगे आप, अलग अलग डिजाइन के। वैसे ही अपने ये योगासन के माध्यम से मंदिर का निर्माण की जो है आकृति बना रहे हैं बच्चे। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि बच्चे योगासन के माध्यम से, विभिन्न आसनों के माध्यम से स्तूपों का निर्माण कर रहे हैं, जिनके अनुसार मंदिरों की संरचना होती है। भारत जो है, भारत में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और हर मंदिर अपने आप में भिन्न है। तो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके जो स्वरूप है, डिज़ाइन है, उनका प्रदर्शन करते हुए ये बच्चे। क्या होता है इस रस्से में? क्या है ये रस्सा जी? क्या है ये रस्सा? क्या है? रस्सा मलखम कहा जाता है इसे। हाँ, इस रस्सा मलखम में जो है, जिस प्रकार हम जमीन में आसन करते हैं, वैसे ही रस्सा में भी आसन किया जाता है। तो इसमें भी बच्चे अपना योगासन वगैरह करते हैं जी। आइए देखते हैं रस्सा मलखम। देखिए, रस्सी के साथ भी बच्चे विभिन्न आसनों को करते हुए, हम सीधा खड़े होकर आसन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे रस्सी पे अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। ये रस्सा मलखम है। देखिए, एक बच्चा रस्सी पे पद्मासन लगा रहा है। हमें बढ़ाना पड़ता है। सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। तो आचार्य जी, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तलवारबाजी का, तीरंदाजी का, विभिन्न आसनों का। उसके बाद फिर रस्सी मलखम, वो तो अद्वितीय ही रहा। तो आचार्य जी, इतना बच्चे मानसिक पढ़ाई में मानसिक परिश्रम तो करते ही हैं, उसके बाद इतना शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं बच्चे, तो उनके पोषण की क्या व्यवस्था है? उनकी जो पोषणता है, बच्चे जो इतना जो परिश्रम करते हैं, उनकी पोषणता के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े गौशाला है, जहाँ पर बहुत से गायें हैं और वहाँ कम से कम 300 से 400 गायें हैं। और उसमें अनेक नस्ल की गायें हैं, जिससे दूध निकाल करके बच्चों को घी, दूध आदि की व्यवस्था की जाती है। उनके माध्यम से उनको पोषण तत्व भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेहतरीन एक
गौशाला विभिन्न नस्लों की गाय जहां बंधी हुई है, उनके द्वारा प्राप्त दुग्ध, दधी और उससे बनने वाले घी से इन बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था गुरुकुल के द्वारा की जाती है। तो आइए चलते हैं गौशाला की ओर और देखते हैं गुरुकुल की गौशाला को। हम पहुंच चुके हैं आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी की गौशाला में, जो आर्ष ज्योति सेवा संस्थान के द्वारा संचालित है, जिसमें पहुंचते ही हमें भगवान गौधन के परम हितैषी गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जिन्हें ने कहा गाओ विश्व मातरम, और उन्हीं की प्रेरणा से इस गौशाला का निर्माण हुआ है। और इस गौशाला से जो प्राप्त होने वाले दुग्ध, दधी, घृत हैं, उससे विद्यालय में, गुरुकुल आश्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोषण आहार, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इस गौशाला के विषय में आचार्य जी से। तो आचार्य जी बताएंगे क्या है गौशाला की स्थापना कब हुई और किसकी प्रेरणा से इस गौशाला की स्थापना हुई, और लगभग अभी कितनी गायें हैं? अभी इस गुरुकुल गौशाला में, इस गौशाला का नाम पहले आपको बता दूं, इस गौशाला का नाम आर्य गौशाला है। अभी यहाँ पर वर्तमान में 435 के लगभग गोवंश हैं। और ये गौशाला तो अचानक अनायास ऐसा हुआ कि जब गोवंश कत्ल खाना जा रहा था, तो उस समय हमारे भी मन में विचार आया कि लोग गायों को रोकते तो हैं, किंतु उनकी सेवा करने का कोई जगह नहीं है। हम भी दूसरे गौशालाओं में गायों को देते थे तो कोई रखता नहीं था, इसलिए हमने स्वयं यहाँ पर गौशाला स्थापित किया। यद्यपि पहले हमारे यहाँ 5-6 गायें रहती थी, जो दूध वाली गायें थी अपने गुरुकुल के बच्चों के लिए, और दूध वाली गायों के साथ साथ अभी 435 गोवंश की सेवा इस गुरुकुल के गौशाला के माध्यम से हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइए देखते हैं गौशाला उन दूध वाली गायों को। जैसा कि पंचानन जी ने बताया था कि विभिन्न नस्लों की गायें यहाँ हैं, दूध वाली हैं, और साथ ही साथ गौ सेवा भी यहाँ हो रही है, गौशाला की स्थापना हुई है। तो आइए देखते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले, जिन्होंने सबसे पहले गौ रक्षा का बेड़ा उठाया था, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ दिव्यतम विशाल प्रतिमा स्थापित है इस गौशाला के प्रांगण के मध्य में। तो आइए देखते हैं और करते हैं गौ माता के दर्शन। ये नया तरीके का दिख रहा है, क्या है ये? मतलब एक ऊपर में कृष्ण जी और नीचे में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले शासन काल में, है ना, राजतंत्र के समय में किला बनाया जाता था, तो चारों ओर खाई हुआ करती थी, तो भगवान कृष्ण के चारों ओर यहाँ खाई नजर आ रही है। तो क्या है गुरुजी, ये क्या ऐसा, मतलब क्या व्यवस्था आपने की है? आप जब ऊपर जाकर के देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा जो गौ माता के साथ वहाँ पर विराजमान है, उसके ठीक नीचे में कोई भी जो गौ सेवक, गौ प्रबंधक को देखता है, उसके कक्ष हैं। और ये जो गौशाला के आप चारों ओर खाई नुमा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर गौ माता के लिए पानी भरा जाता है। जैसे सुबह गौ माता चरने जाती है और शाम को जब वापस आती है तो यहाँ पर पानी भरा मिलता है, सीधे आकर के यहीं पर वो सब आती हैं और पानी पी करके फिर अपने अपने जगह में पैरा कट्टी खाने के लिए जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुरुजी ने बताया कि ये पीने की पानी की व्यवस्था है गौ माता के लिए, और ऊपर भगवान श्री कृष्ण की दिव्यतम प्रतिमा है गौ माता के साथ, वो भी आपको दिखाएंगे हम। और नीचे में जो गौ सेवक हैं, जो यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं, उनके निवास के लिए कक्ष भी बनाया गया है ना। तो ये इस कक्ष में गौ माता की सेवा करने वाले परिवार निवास करते हैं, पूरी व्यवस्था है। ये गौ माता के पीने के लिए साफ जल जो रोज भरा जाता है, कोई भी इसमें गंदगी वगैरह दिखाई अभी भी नहीं दे रही है। और ऊपर भगवान श्री कृष्ण की दिव्यतम प्रतिमा है, आपको आइए उस प्रतिमा के दर्शन कराते। गौ विश्व मातरम का उद्घोष करने वाला यह भारतवर्ष, और वहाँ इतना सुंदर गुरुकुल आश्रम, और गुरुकुल आश्रम के साथ साथ गुरुकुल के बच्चों के पोषण के लिए वह
गौ माता की सेवा के लिए इतनी सुंदर गुरुकुल की संरचना, उस पे भी सुंदर भगवान कृष्ण की यह अद्वितीय प्रतिमा गौ माता के साथ, जिसे गोपाल का नाम मिला, जिन्होंने गौ संवर्धन के लिए सर्वाधिक प्रयास किए, उनकी यह विशाल दिव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा गौशाला नज़र आता है। ये देखिए, वहाँ गौ माता के खाने की व्यवस्था रखी गई है। आप देख पा रहे हैं वो पैराकट्टी है। ये कक्ष केवल पैराकट्टी से भरा हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। देखिए, वो भी पूरा पैराकट्टी है। ये जो गाय हैं, इनमें से कितनी गायें दूध देती है? आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जितनी भी गायें हैं ये सब हमारी छत्तीसगढ़ की कोसली नस्ल की गायें हैं। और ये यदि बच्चे भी देती हैं तो हम इनका दूध नहीं निकालते, ये बछड़े इनके जो हैं यही पी जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप बता रहे थे ना कि यहाँ पर हम मंदिर के पास खड़े होकर के पूरे गौ माता का निरीक्षण कर सकते हैं। दोनों जो शेड बने हुए हैं, इसमें जो दुधारू गाय हैं और इसमें जो कोसली नस्ल की गाय हैं, इन सब गायों को हम यहाँ पर शाम को या सुबह जब हमारा मन पवित्र करना हो तो हम यहाँ पर भगवान कृष्ण की दिव्य प्रतिमा के पास आते हैं और ये सबको यहीं से देख करके हम यहीं से बताते रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के नस्ल की गाय है, इनका यहाँ आगमन कैसे हुआ, क्या है? जब कई संगठनों के माध्यम से जब इनको कत्ल खाने ले जाया जाता रहता है तो उस समय पकड़ते हैं संगठन वाले, वो गौ सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ भेज देते हैं, तो हम इनको उनका संरक्षण यहाँ पर देते हैं। अच्छा, इसमें दान वाली गायें भी है क्या? क्योंकि लोग अब गौ सेवा से बहुत विमुख हो रहे हैं, तो क्या वैसी गायें भी इसमें है? हाँ, गांव के लोग तो ऐसे छोड़ जाते हैं, दान देने की परिपाटी ही खत्म हो गई है, लोग ऐसे ही छोड़ जाते हैं। उन छोड़े हुए गायों को अभी सब किसान लोगों का धान जगा हुआ है तो ऐसे ही उनको रखना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई लोग, गांव के लोग गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो गायें भी यहाँ गुरुकुल के द्वारा उनकी सेवा की जा रही है। और उस शेड में दुग्ध वाली नस्लों की गायें हैं, दुग्ध नस्ल वाली गायें हैं जो दूध देती हैं, और उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। उनको भी पोषित आहार बढ़िया दिया जा रहा है ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को पोषण मिल सके। गुरुजी, इतनी गायें हैं यहाँ, देसी नस्ल की भी बहुत सारी गायें दिखी जो छत्तीसगढ़ की नस्ल की है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की के अलावा भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधित्व करने वाली प्रांतों के वो गायें, गायों की नस्ल दिखी, साहीवाल दिखा, गिर दिखा। तो गुरुजी, इनका जो गोबर निकलता है उसका आप लोग क्या करते हैं, क्या व्यवस्था है उसके लिए? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा गौशालाओं में ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो 435 जो गौवंश हैं, उन गौशालाओं, उन गौ माता से निकले हुए गोबर को हम, आप जैसा देख पा रहे हैं, सीधा सामने में देखिएगा, ये दो, एक 65 घन मीटर का और एक 85 घन मीटर का, दो बड़े बड़े गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, जिसमें हमारे गुरुकुल के पूरे बच्चों की भोजन की व्यवस्था, भोजन के ईंधन के रूप में जो भी व्यवस्था होती है, पूरा ईंधन का व्यवस्था हम इस गोबर गैस से करते हैं। देख पा रहे हैं, दो गोबर गैस के प्लांट लगे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, जिससे गुरुकुल के बच्चों के भोजन जो है इसी प्लांट से निकलने वाले गैस से बनाया जाता है। शारीरिक हो गया, बच्चों की शिक्षा की बात हो गई, गौ सेवा हो गई, गाय के गोबर से बच्चों के भोजन के लिए ईंधन की व्यवस्था हो गई, बच्चों के पोषण के लिए दूध की व्यवस्था हो गई। जब भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कहा जाता है कि भारत का आदि ग्रंथ वेद है, उसके संरक्षण के लिए आपका गुरुकुल क्या प्रयास कर रहा है? चलिए, मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँ, सीधा हम गुरुकुल के बच्चों से ही रूबरू होंगे, जहाँ पर गुरुकुल के बच्चे वेद पाठ के साथ साथ आधुनिक विषय, कंप्यूटर है, अंग्रेजी है, और इसके साथ विज्ञान के जो पाठ्यक्रम आधारित जो शास्त्र हैं, शिक्षण पुस्तकें हैं, इन सब को लेकर के हम समावेश करके बच्चों को वैदिक वांग्मय के साथ आधुनिक शिक्षा उनको दे रहे हैं। आपको हम वही दिखाएंगे। मेरे से चर्चा करने के बजाय आप सीधा बच्चों से रूबरू होंगे तो शायद आपको और अच्छा लगेगा। चलिए, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वेदों का पाठ और उसके बाद आधुनिक शिक्षा। नीति सत्कम से, कहाँ से? और नीति सत्कम किसने लिखा है? महाराज भर्तृहरि ने। किन्होंने लिखा है? और उनके पास जो ताकत होती है ना, वो दूसरों को परेशान करने में लगते हैं। कौन? जो दुष्ट होते हैं,
परपीडनाय, दूसरों को क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं। कौन? जो व्यक्ति, हाँ, जो शक्तिशाली होते हैं, जो दुष्ट होते हैं। पर जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, रक्षणाय, शक्ति से क्या करते हैं, दूसरे को बचाते हैं और विद्या से जान देते हैं, धर्म को। कुछ देर पहले बच्चे यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, अभी बच्चे कुछ पढ़ने बैठे हैं। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से कि आज वेद पाठ में विषय क्या है, क्या सुनाएंगे बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे आज। यहाँ पर प्रत्येक दिन वेद पाठ होता है, विभिन्न मंत्रों से आहुतियाँ हर दिन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी इनको अभ्यास कराया जाता है। कई सूक्त हैं, उन सूक्तों में से आज हमारे इन बच्चों के द्वारा शिव संकल्प सूक्त का पाठ होगा। आप शिव संकल्प सूक्त का मंत्रों का आप श्रवण कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों के द्वारा शिव संकल्प सूक्त का पाठ किया जा रहा है, जो यजुर्वेद के मंत्र हैं, जिनसे भगवान चंद्रमौलेश्वर भूत भावन महादेव की आराधना की जाती है। उन्हीं के शिव संकल्प सूक्त का ये बच्चे पाठ कर रहे थे। आइए अब देखते हैं इस विद्यालय की सबसे अद्भुत चीज, जिसके विषय में कुछ आचार्य बता रहे थे। क्या है गुरुजी वो सबसे खास चीज इस विद्यालय की, जो इस विद्यालय में आने के बाद देखने की इच्छा होती है? आप इस विद्यालय में आएंगे तो सबसे पहले जो गुरुकुल के बच्चों की दिनचर्या है, जैसा कि मैं आपको प्रारंभ में बताया था कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तो यहाँ पर बच्चों की जो शस्त्र विद्या और शास्त्र दोनों से परिपूर्ण बच्चे हैं। तो अभी आप सायंकालीन सत्र में पहुंच चुके हैं, तो सायंकालीन जाते जाते मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि एक हमारे गुरुकुल में जो आधुनिक विषय अंग्रेजी है, जो आज दुनिया के लोगों में बोलचाल की भाषा है, तो उसको भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। उसका भी थोड़ा सा झलक देखिएगा। इसके साथ साथ एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है, उसकी झलक सीधा मैं ले चलता हूँ। शायद अभी चल ही रहा होगा, शायद आते हैं, चलिए उधर देखिए। आप देख पा रहे हैं जैसा कि बच्चे कुछ कर रहे हैं मैदान में। संगीत की मधुर धुनों के साथ बच्चे व्यायाम करते नजर आ रहे हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए ये बच्चे इस गुरुकुल में अपनी मानसिक योग्यता के साथ साथ शारीरिक योग्यता को भी इतना मजबूत कर लेते हैं कि इनके द्वारा किसी भी मुश्किल से लड़ पाना आसान हो जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे व्यायाम का प्रदर्शन कर रहे हैं। आसन बदलने के लिए कुछ देर के लिए म्यूजिक को रोका गया था। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of the road. And there were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Okay? Each day his store of leather became less and less, and he did not have money to buy more leather. तो जैसा कि आपने देखा, गुरुकुल में संस्कृत के साथ साथ बेहतरीन शारीरिक शिक्षा, बेहतरीन गौशाला, उसके बाद बच्चों का वेद पाठ, और अभी आपने देखा कि बच्चे अंग्रेजी भाषा, आधुनिक भाषा की शिक्षा उसी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से ले रहे थे। तो आइए बात करते हैं उनकी टीचर से। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? My name is Ranjita Phonglo. Okay, where are you from? I'm basically from Assam, but I live in this Gurukul. मैम आसाम से हैं और वर्तमान में गुरुकुल में रह रही हैं और बच्चों को अंग्रेजी भाषा, आधुनिक भाषा की शिक्षा दे रही हैं। अब इससे आगे की अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती, फिर भी पूछ के देखता हूँ मैम को। मैम, आर यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? Yes, I'm comfortable here.
एंड हिंदी? Yeah, I'm comfortable in Hindi too. ओके, तो आइए अब मैम से आगे हिंदी में बात करते हैं और जानते हैं कि मैम यहाँ कैसे पहुँची और बच्चों को अभी मैम क्या पढ़ा रही थी। तो मैम असम मतलब भारत का पूर्वी क्षेत्र और वहाँ से छत्तीसगढ़ के इस अंतिम कोने में आना कैसे संभव हो पाया, बताएंगे? जी, मैं पहले वहाँ आसाम में भी एक गुरुकुल है संस्था, हाँ, तो मैं वहाँ पर भी पहले प्राइवेट टीचिंग करती थी, तो उसी के थ्रू से मुझे यहाँ पता चला, तो मुझे यहाँ आया और मेरा यहाँ हायर एजुकेशन का भी मुझे यहाँ से मिला, तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ फिर। अच्छा। मैम अभी मतलब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी मतलब किस विषय की अध्ययन आप कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अब? जी, मैं पॉलिटिकल साइंस में MA किया हूँ यही महासमुंद से, और उसके बाद मैं अभी योगा में डिप्लोमा कर रही हूँ। कितने साल से मैम आप यहाँ? सर मैं यहाँ पर 5 इयर्स हो गया है, 5 इयर्स से यही रह रही हूँ और इनको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत के उस पूर्वी छोर से छत्तीसगढ़ के इस पूर्वी छोर पर मैम आई हैं और गुरुकुल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो आइए गुरुकुल के बच्चों से, क्योंकि इस गुरुकुल का बेस संस्कृत है, तो बच्चों से सुनते हैं कि संस्कृत में उन्होंने आज तक क्या पढ़ा, और एक आध श्लोक बच्चों से जरूर सुनेंगे। तो हमारे साथ एक गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, आइए संस्कृत के विषय में उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शुभम मिश्रा है और मैं कक्षा 8वीं पढ़ता हूँ। अच्छा शुभम जी, एक आध श्लोक सुनाइए संस्कृत से। जी, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। अच्छा शुभम जी, आपने जो श्लोक सुना है वो कहाँ का श्लोक है? जी, ये श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का है ये श्लोक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, श्लोक लोग कह देते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन कहाँ का है पूछने पे जवाब नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी इतने मजबूत हैं कि ये बताया कि श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है 5वें अध्याय का। अच्छा मैम, आप यहाँ इंग्लिश पढ़ाती हैं, संस्कृत समझ आता है आपको यहाँ? नहीं सर, मुझे स्कूल टाइम में भी संस्कृत नहीं मिला है, लेकिन मैं यहाँ रह करके जैसे संध्या का मंत्र है, हवन का मंत्र है, ये कुछ कुछ सीख रही हूँ अभी, पर मैं परफेक्टली नहीं बोल सकती हूँ संस्कृत और मैं समझ नहीं पाती। एक आध मंत्र सुनाइए मैम। मैं ठीक है। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभा यद्भद्रम तन्न आशुभा। थैंक यू, बस इतना ही जानती हूँ। देखिए, असम जहाँ संस्कृत जिन्होंने छुआ नहीं आज गुरुकुल में है और इतने सुंदर वैदिक मंत्र मैडम के द्वारा सुनने को मिला। तो दोस्तों, ये था गुरुकुल का दर्शन। तो द हाकर की टीम आपको ऐसे ही दर्शनीय स्थल, यह भी दर्शनीय स्थल है, केवल देवी स्थल दर्शनीय स्थल नहीं है, यह भी एक दर्शनीय स्थल है, क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है। अगर वह देवी देवताओं का मंदिर है तो यह शिक्षा का मंदिर है, तो यह भी एक दर्शनीय स्थल है। तो ऐसे ही दर्शनीय स्थलों के दर्शन और उनका भ्रमण द हॉकर की टीम आपको कराती रहेगी। तो मैम, द हॉकर की टीम ने गुरुकुल दर्शन कराया, गुरुकुल भ्रमण कराया, तो क्या कहना चाहेंगे द हॉकर के व्यूवर्स के लिए आप? I want to say that to the viewers, please do like and subscribe. Thank you. और यदि हिंदी में कहा जाए इसे, तो हिंदी में अगर कहना चाहें इसी बात को जो आप इंग्लिश में बोले हैं उसको? हम सभी को जिसने भी ये चैनल देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे गुरुकुल के बारे में आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग को भी जानने को मिलेगा इस चैनल से। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक, तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए दर्शनीय स्थल पे।